वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज हम नवंबर 2025 के दूसरे सप्ताह की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। यह हफ्ता काफी हलचल भरा रहा है, देखा जाए तो। बिल्कुल। तकनीक, पर्यावरण, खेल, कूटनीति, मतलब हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ खास हुआ है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कई अलग अलग चीजें एक साथ हो रही थीं। कुछ नई पहले, कुछ पुरानी चुनौतियों पर नई समझ, और हाँ, कुछ ऐतिहासिक पल भी। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। वहां 6 से 8 नवंबर के बीच क्रिटिकल मेटल्स कांग्रेस हुई, CRIT MET 2025। ये आजकल इतना जरूरी क्यों हो गया है? ये क्रिटिकल मेटल्स हैं क्या असल में? देखिए, क्रिटिकल मेटल्स वो धातुएं हैं जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं। सोचिए ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, इन सब में। अच्छा। लेकिन इनकी जो सप्लाई चेन है ना, वो काफी नाजुक है। तो ये सम्मेलन, जिसे CSIR NML यानी राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला ने आयोजित किया, हाँ। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इनकी सप्लाई चेन को कैसे सुरक्षित, टिकाऊ और पारदर्शी बनाया जाए। इस पर वैश्विक सहयोग की जरूरत है। और ये भारत के अपने मिशन से भी जुड़ा है ना? जी बिल्कुल। भारत ने 2025 में ही राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया था। ये उसी के लक्ष्यों के साथ जुड़ता है। यानी हमारी तकनीकी आत्मनिर्भरता और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, चलिए अब जरा पर्यावरण की ओर चलते हैं। तमिलनाडु के वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य से कुछ अच्छी खबर आई है। हाँ, बिल्कुल अच्छी खबर है। वेदांथकल, जो भारत के सबसे पुराने जल पक्षी अभयारण्यों में से एक है, जी। वहाँ इस सीजन मतलब नवंबर से फरवरी तक पक्षियों की आबादी बढ़कर 40,000 से ज्यादा हो गई है। अरे वाह, 40,000! हाँ, ये संरक्षण के लिहाज से तो अच्छा है ही, साथ ही ये पक्षी प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। ये सुनकर वाकई अच्छा लगा। अच्छा, अब एक ऐसी खबर है जहां भारत की एक योजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जा रही है। जी, इथियोपिया ने भारत की जो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, DANRLM, हाँ, NRLM। उसके ऑपरेशनल मॉडल को अपनाने का फैसला किया है। आधिकारिक तौर पर। अच्छा। तो वो ऐसे क्यों अपना रहे हैं? इसका मकसद है ग्रामीण गरीबी से निपटना और खासकर महिलाओं को सशक्त बनाना, स्वयं सहायता समूहों के जरिए। आपको याद होगा ये योजना 2013 में शुरू हुई थी, जो पहले की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का ही एक तरह से नया रूप है। हाँ हाँ। तो इथियोपिया का ऐसे अपनाना दिखाता है कि भारत के ये जमीनी स्तर के मॉडल वैश्विक स्तर पर भी काम के हैं। ये तो सच में गर्व की बात है। चलिए अब खेल जगत की ओर चलते हैं। यहाँ से एक बहुत बड़ी जीत की खबर है। हाँ बिल्कुल, सम्राट राणा ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने काहिरा में जो ISF विश्व चैंपियनशिप 2025 हुई, जी। उसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और ये ऐतिहासिक है क्योंकि वो किसी ओलंपिक पिस्टल स्पर्धा में सीनियर व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पहले भारतीय, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। भारतीय निशानेबाजी के लिए एक मील का पत्थर कह सकते हैं इसे। शानदार प्रदर्शन। अच्छा, अब जरा आर्थिक जगत की बात करें। भारत में विदेशी निवेश को आसान बनाने के लिए भी कुछ हुआ है। हाँ, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL ने एक नया इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये क्या करेगा? इसमें क्या है कि जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI और विदेशी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर FVCI हैं, उनके लिए जो अलग-अलग पोर्टल थे, हाँ। उन दोनों को एक ही जगह मिला दिया गया है। तो अब विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में रजिस्ट्रेशन करना और जो नियम वगैरह है उनका पालन करना, वो सब पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। अच्छा, मतलब प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। ठीक है, अब जरा देश की सुरक्षा और सैन्य तैयारियों पर आते हैं। एक अभ्यास हुआ है त्रिशूल। जी हाँ, त्रिशूल एक बड़ा त्रिसेवा सैन्य अभ्यास था। मतलब इसमें सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों शामिल थीं। तीनों सेनाएं। कहाँ हुआ ये? ये करीब 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चला, भारत के पश्चिमी हिस्सों में। इसका दायरा काफ़ी बड़ा था, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर गुजरात के कच्छ, सर क्रीक और फिर उत्तरी अरब सागर तक। काफी बड़ा क्षेत्र कवर किया। हाँ, इस तरह के अभ्यास हमारी सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने और किसी भी तरह की चुनौती के लिए तैयार रहने की क्षमता को परखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, अब भारत के रोजगार बाजार और स्किलिंग पर एक रिपोर्ट आई है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट और 2026।
इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? कुछ चौंकाने वाला है? हाँ, कुछ दिलचस्प बातें हैं इसमें। ये रिपोर्ट का 13वां संस्करण है और इसके अनुसार भारत की जो राष्ट्रीय रोजगार योग्यता दर है, नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रेट, वो बढ़कर 56.35% हो गई है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नौकरी के लिए तैयार होने के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। सच में? ये तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। जी, और ये रिपोर्ट जिसे ETS, CII, AICT जैसी कई संस्थाओं ने मिलकर बनाया है, ये भी अनुमान लगाती है कि 2030 तक गिग और फ्रीलांस काम करने वालों की संख्या करीब 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएगी। गिग इकॉनमी का इतना विस्तार? हाँ, प्रोजेक्ट आधारित हायरिंग में सालाना 38% की बढ़ोतरी का अनुमान है। ये काम करने के बदलते तरीकों का एक बड़ा संकेत है। महिलाओं का आगे आना और गिग इकॉनमी का बढ़ना दोनों अहम रुझान हैं। चलिए अब अंतरिक्ष की ओर। भारत के स्पेस स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़े फंड की बात चल रही थी। जी हाँ, वो अब चालू हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace और सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड SVCL। हाँ, सिडबी की वेंचर कैपिटल शाखा। जी, उन्होंने मिलकर स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड शुरू किया है। 1000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है स्पेस सेक्टर के लिए। बिल्कुल। ये पैसा अगले 5 सालों में मतलब 2025 से 2030 तक करीब 40 स्टार्टअप्स में लगाया जाएगा। हर कंपनी को 10 करोड़ से 60 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। ये भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। निश्चित रूप से इनोवेशन को बहुत गति मिलेगी इससे। अच्छा, खेल की दुनिया से एक और प्रेरणा देने वाली कहानी है, इस बार मोटर स्पोर्ट से। अर्शी गुप्ता। हाँ, ये तो कमाल की बात है। 9 साल की अर्शी गुप्ता ने इतिहास रच दिया है। वो भारतीय राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला रेसर बन गई हैं। 9 साल की उम्र में? जी हाँ, उन्होंने बेंगलोर में हुई 2025 FMCI नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप में माइक्रोमैक्स क्लास का खिताब जीता। और ये भारतीय रोटैक्स सीरीज के 21 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई महिला चैंपियन बनी हो। अद्भुत। ये तो युवा लड़कियों के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा होगी। बिल्कुल। चलिए अब एक गंभीर खबर की ओर बढ़ते हैं, सुरक्षा से जुड़ी। फरीदाबाद में कोई बड़ी कार्रवाई हुई है। हाँ, फरीदाबाद में एक बड़े आतंकवाद रोधी अभियान में काफी मात्रा में करीब 2900 किलो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट जब्त हुआ है। 2900 किलो? जी, और साथ में बम बनाने का दूसरा सामान भी मिला है। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। इनका कनेक्शन कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद के एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से बताया जा रहा है। अमोनियम नाइट्रेट, ये नाम सुनते ही 2020 का बैरूत वाला भयानक धमाका याद आ जाता है। ये चीज इतनी खतरनाक क्यों होती है? आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो खुद में विस्फोटक नहीं होता सामान्य हालत में। हाँ, लेकिन हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। हाँ। मतलब ये दूसरी चीजों को जलने के लिए ऑक्सीजन देता है, जिससे आग बहुत तेजी से फैलती है और ज्यादा तापमान तक पहुंच जाती है। इसका मुख्य इस्तेमाल तो खेती में खाद के तौर पर होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत होता है, करीब 34%। अच्छा, खाद के लिए? हाँ, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से रखा जाए या ये आग के संपर्क में आ जाए तो ये बहुत बहुत विनाशकारी हो सकता है। बैरूत में यही हुआ था। वहाँ करीब 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट फट गया था। बाप रे, ये जानकारी तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत की ओर लौटते हैं। ओलंपिक में ट्रांसजेंडर एथलीटों की भागीदारी को लेकर कुछ बदलाव की सुगबुगाहट है। हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC शायद 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में महिला कैटेगरी में ट्रांसजेंडर महिलाओं को हिस्सा लेने से रोक सकती है। रोक सकती है मतलब प्रतिबंध? अभी कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कई रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि नियम शायद ज्यादा सख्त हो जाएंगे। IOC की जो नई अध्यक्ष चुनी गई हैं, किर्स्टी कोवेंट्री, हाँ, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान महिला कैटेगरी की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। अब वो एक वर्किंग ग्रुप बना रही हैं जो नई पॉलिसी तय करेगा। ये मुद्दा पेरिस 2024 खेलों के बाद और गर्मा गया है, खासकर वो अल्जीरियाई ट्रांसजेंडर बॉक्सर ईमान खलीफ वाले मामले के बाद। ये वाकई एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। इस पर दुनिया भर में बहस चल रही होगी। बिल्कुल। चलिए अब सार्वजनिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर चलते हैं। कनाडा के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है शायद? हाँ, ये थोड़ा चिंताजनक है। कनाडा ने 10 नवंबर 2025 से आधिकारिक तौर पर अपना खसरा उन्मूलन का दर्जा खो दिया है।
मीजल्स एलिमिनेशन स्टेटस चला गया उनका। अरे ऐसा क्यों हुआ? वजह यह है कि वहां पिछले 1 साल से खसरे का एक घरेलू प्रकोप चल रहा है, मतलब देश के अंदर ही फैल रहा है। और जो पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन PAHO है जो ये दर्जा देता है, जी उनका नियम है कि अगर वायरस का एक ही स्ट्रेन 12 महीने से ज्यादा लगातार फैलता रहे तो उन्मूलन का दर्जा वापस ले लिया जाता है। ओह, और कितने मामले आए हैं वहां? इस साल ही कनाडा में 5000 से ज्यादा मामले आए हैं, 10 में से 9 प्रांतों में। और दुख की बात है कि 2 बच्चों की मौत भी हुई है। करीब 30 साल तक खसरा मुक्त रहने के बाद ये उनके लिए एक बड़ा झटका है। ये तो सच में चिंता की बात है और याद दिलाता है कि वैक्सीनेशन जैसी चीजें कितनी जरूरी हैं। अच्छा, अब भारत में आधार के इस्तेमाल को लेकर कोई नया ऐप आया है? जी, UIDAI ने आधार ऐप नाम से एक नया साथी ऐप लॉन्च किया है जो मौजूदा M-आधार ऐप है उसके साथ काम करेगा। तो इसमें नया क्या है? इसका मुख्य फोकस सुरक्षा और वेरिफिकेशन पर है। जैसे इसमें सिक्योर डिजिटल ID है, आप बायोमेट्रिक्स को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। अच्छा, बायोमेट्रिक लॉक। हाँ, फिर फेस ऑथेंटिकेशन है, एक साथ कई प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, QR कोड से वेरिफिकेशन है, और आप चाहें तो सिर्फ चुनिंदा जानकारी ही शेयर कर सकते हैं, मतलब पूरी डिटेल देने की जरूरत नहीं। ये तो काफी उपयोगी लग रहा है, खासकर प्राइवेसी के लिहाज से। जी, मकसद यही है कि डिजिटल पहचान ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बने। बहुत बढ़िया। अब संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक नियुक्ति की खबर है जो ऐतिहासिक बताई जा रही है। बिल्कुल, शेखा नासिर अल नोवाइस को UN पर्यटन, जिसे पहले UNWTO कहते थे, उसकी अगली महासचिव चुना गया है। और ये इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि वो इस संगठन के 50 साल के इतिहास में पहली महिला होंगी जो इसका नेतृत्व करेंगी। पहली महिला, और वो कहाँ से हैं? वो UAE अमीरात से हैं और इस पद पर पहुंचने वाली पहली अमीराती भी हैं। उनके पास पर्यटन उद्योग का 16 साल से ज्यादा का अनुभव बताया जा रहा है। ये तो वाकई लैंगिक समानता और वैश्विक नेतृत्व में विविधता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा, अब जलवायु परिवर्तन पर आते हैं। ब्राजील में COP30 सम्मेलन शुरू हो गया है। वह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 10 नवंबर से ब्राजील के बेलेम शहर में शुरू हो गया है। ये 21 नवंबर तक चलेगा। इस बार के मुख्य एजेंडा क्या है? कुछ नया है या वही पुराने मुद्दे? मुद्दे तो काफी हद तक वही हैं जो महत्वपूर्ण बने हुए हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना, जलवायु परिवर्तन के जो असर हो रहे हैं उनसे निपटने की तैयारी करना, जिसे अडैप्टेशन कहते हैं। हाँ, अडैप्टेशन। फिर विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट फिनेंस जुटाना, जंगलों और बायोडायवर्सिटी का संरक्षण। इस बार अमेज़न पर खास जोर है क्योंकि ये ब्राजील में हो रहा है। सही बात है। और साथ ही क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना और क्लाइमेट जस्टिस, इन सब पर दुनिया भर के देश मिलकर चर्चा कर रहे हैं। COP सम्मेलन हमेशा ही बहुत अहम होते हैं। देखना होगा कि क्या नतीजे निकलते हैं। अच्छा, अब भारत के शहरों की आर्थिक ताकत पर एक रिपोर्ट आई है। मुंबई और दिल्ली ने कुछ खास रैंकिंग हासिल की है। जी हाँ, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की ग्लोबल बिलियनेयर्स सिटीज रिपोर्ट 2025 आई है और इसके मुताबिक मुंबई और नई दिल्ली दोनों अब दुनिया के टॉप 10 शहरों में शामिल हो गए हैं जहां सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। टॉप 10 में मुंबई कौन से नंबर पे है? मुंबई 93 अरबपतियों के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गया है और उसने बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट कहती है कि मुंबई अब एशिया की नई अरबपति राजधानी बन गया है। एशिया की अरबपति राजधानी। और दिल्ली? नई दिल्ली 57 अरबपतियों के साथ 9वें स्थान पर है। ये पहली बार है कि दिल्ली टॉप 10 में आया है। लिस्ट में सबसे ऊपर न्यूयॉर्क है 119 अरबपतियों के साथ। ये आंकड़े भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को दर्शाते हैं। दिलचस्प है। अब जरा पड़ोसी देश मालदीव चलते हैं। वहां भारत के सहयोग से कोई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। जी, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने 10 नवंबर को हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए पुनर्विकसित रूप का उद्घाटन किया। इस एयरपोर्ट के रीडेवलपमेंट में भारत ने आर्थिक मदद दी थी। हनीमाधु एयरपोर्ट, इसका क्या महत्व है? उम्मीद की जा रही है कि ये मालदीव के जो उत्तरी एटॉल हैं यानी द्वीप समूह, उनके लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रवेश द्वार बनेगा। पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये भारत की पड़ोसी पहले नीति का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए वापस भारत आते हैं। हरित ऊर्जा पर जोर बढ़ रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन पर एक सम्मेलन भी हुआ है। हाँ, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन ICGH 2025 ये 11 और 12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। तीसरा मतलब ये हर साल हो रहा है? जी, 2023 में शुरू हुआ था।
इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE और पेट्रोलियम मंत्रालय वगैरह मिलकर आयोजित करते हैं। मकसद है भारत में ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी को तेजी देना, इनोवेशन के जरिए सही पॉलिसी बनाकर और पार्टनरशिप करके। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा माना जा रहा है, तो ये सम्मेलन काफी अहम है। अच्छा, अब असम से एक सामाजिक सुधार से जुड़ी खबर है। बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई बिल आ रहा है। जी, असम कैबिनेट ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसे अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, जो 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध, इससे पहले उत्तराखंड ने भी कुछ ऐसा किया था। हाँ, आपने सही याद दिलाया। उत्तराखंड 2024 में अपने समान नागरिक संहिता UCC के तहत सभी समुदायों के लिए बहुविवाह पर रोक लगाने वाला पहला आधुनिक राज्य बना था। वैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तो पहले से ये हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों के लिए बहुविवाह को गैरकानूनी मानता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव का कदम हो सकता है। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। गूगल ने कोई नई AI चिप लॉन्च की है, आयरनवुड। हाँ, गूगल ने आधिकारिक तौर पर आयरनवुड का अनावरण किया है। ये उनकी 7वीं पीढ़ी की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट यानी TPU AI एक्सेलरेटर चिप है। TPU, ये खास AI कामों के लिए होती है ना? जी बिल्कुल। ये आयरनवुड चिप खास तौर पर बड़े पैमाने पर AI इन्फेरेंस वर्कलोड के लिए डिजाइन की गई है। इन्फेरेंस मतलब जो AI मॉडल पहले से ट्रेन हो चुके हैं, उन्हें असल दुनिया में इस्तेमाल करना, जैसे सर्च में या वॉइस असिस्टेंट में। तो ये अब उपलब्ध है? हाँ, ये अब गूगल क्लाउड ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और इसे AI हार्डवेयर बाजार में जो एनवीडिया का दबदबा है, उसे चुनौती देने के तौर पर देखा जा रहा है। AI हार्डवेयर की रेस वाकई तेज होती जा रही है। अब अंतरिक्ष में चलते हैं। नासा का एक नया मिशन है मंगल ग्रह के लिए, ESCAPD। जी, ECAPD मिशन। इसमें नासा मंगल ग्रह पर 2 छोटे एक जैसे सैटेलाइट भेज रहा है। उनके निकनेम हैं ब्लू और गोल्ड। ब्लू और गोल्ड, इनका काम क्या होगा? इनका मुख्य काम ये स्टडी करना है कि सूरज से आने वाली जो सौर हवा है, सोलर विंड, वो मंगल के वायुमंडल को कैसे खत्म करती है, कैसे उड़ा ले जाती है। इसी प्रक्रिया से शायद ये पता चले कि मंगल जो कभी शायद रहने लायक रहा हो, वो आज के बंजर रेगिस्तान में कैसे बदल गया। और ये नासा का पहला ऐसा मिशन है जिसमें एक साथ कई स्पेसक्राफ्ट किसी दूसरे ग्रह का चक्कर लगाते हुए विज्ञान का अध्ययन करेंगे। मंगल के वायुमंडल का अध्ययन दिलचस्प है। चलिए, अब भारत में शहरी विकास से जुड़ी 2 नई पहल शुरू हुई हैं, DRAP और UIWIN। ये क्या है? हाँ, इन्हें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है। लक्ष्य है सितंबर 2026 तक भारत को जीरो डंप साइट बनाना, मतलब कूड़े के जो पहाड़ बन गए हैं शहरों में, उन्हें खत्म करना। जीरो डंप साइट, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। DRAP क्या करेगा इसमें? DRAP यानी डंप साइट रेमीडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ये 1 साल का कार्यक्रम है जो पुराने कूड़े के ढेरों के निपटान में तेजी लाएगा। इसमें 202 शहरों के 214 बड़े लैंडफिल साइट्स को ठीक करने का टारगेट है। केंद्र सरकार इसके लिए मदद भी दे रही है, 550 रुपए प्रति टन के हिसाब से। और UIWIN? UIWIN यानी अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो, ये एक प्लेटफॉर्म है जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए निजी क्षेत्र से और लंबी अवधि का फाइनेंस मतलब पैसा आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एक तरफ सफाई, दूसरी तरफ निवेश, शहरों के लिए दोनों जरूरी हैं। अब जरा पूर्वोत्तर भारत चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कोई तितली महोत्सव होने वाला है। जी हाँ, नामदफा तितली महोत्सव 2025। ये 26 से 28 नवंबर तक अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खाचांग गांव में होगा। नामदफा, ये तो नेशनल पार्क भी है। बिल्कुल, ये त्योहार उसी नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की अद्भुत जैव विविधता का जश्न मनाता है। ये इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहाँ तितलियों की 500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। 500 से ज्यादा तितलियों का महोत्सव, सुनने में ही बहुत रंगीन और खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, असम से एक और खबर है। इस बार शिक्षा के क्षेत्र से एक नया राज्य विश्वविद्यालय खुल रहा है, शहीद कनकलता बरुआ के नाम पर। जी हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोपुर में शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है।
ये असम का पहला टेक्नोलॉजी और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी TVET यूनिवर्सिटी होगा। और कनकलता बरुआ वो कौन थी? कनकलता बरुआ, जिन्हें बीरबाला भी कहा जाता है, एक बहुत वीर स्वतंत्रता सेनानी थीं। वो सिर्फ 17 साल की थीं जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने गोपुर पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निकले एक जुलूस मृत्यु वाहिनी का नेतृत्व किया था। उसी दौरान ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गोली मार दी थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में शहादत, उनके नाम पर विश्वविद्यालय खोलना एक सच्ची श्रद्धांजलि है। बिल्कुल। अब चिकित्सा विज्ञान की दुनिया से एक और उम्मीद जगाने वाली खबर, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कोई नई क्रिस्पर थेरेपी आई है। हाँ, क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक पर आधारित एक नई थेरेपी के शुरुआती नतीजे फेज 1 ट्रायल के काफी उम्मीद जगाने वाले हैं। इसने ANGPTL3 नाम के एक जीन को निशाना बनाया है। ANGPTL3 जीन, ये क्या करता है? ये लिवर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कंट्रोल करने में भूमिका निभाता है। तो इस थेरेपी में एक ही बार इन्फ्यूजन दिया जाता है जो लिवर में इस जीन को एक तरह से बंद कर देता है। और नतीजा ये हुआ कि LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों में काफी कमी आई और ये कमी लंबे समय तक बनी रही। एक ही इन्फ्यूजन से? हाँ, अगर आगे के बड़े ट्रायल्स में भी ये सफल रहती है तो ये कुछ मरीजों के लिए 1 and done यानी बस एक बार में इलाज का विकल्प बन सकती है। ये तो क्रांतिकारी हो सकता है। 1 and done इलाज। भविष्य की दवाएं शायद ऐसी ही होंगी। अच्छा, एक और घटना हुई थी हाल में। पृथ्वी पर एक बड़ा सौर तूफान आया था। जी हाँ, नवंबर 2025 में इस साल का अब तक का सबसे शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान आया था। इसे G5 स्तर का यानी चरम या एक्सट्रीम श्रेणी का माना गया है। G5? ये तो सबसे ऊंचा स्तर होता है। ये हुआ कैसे? ये सूरज पर एक बहुत ज्यादा एक्टिव सनस्पॉट था जहां से कई शक्तिशाली कोरोनल मास इजेक्शंस निकले, मतलब प्लाज्मा के बड़े बादल। ये बादल अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए आपस में मिल गए और एक विशाल लहर बनकर पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकराए। मैग्नेटोस्फीयर, जो हमारी ढाल है। हाँ, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो हमें सौर विकिरण से बचाता है। G5 तूफान काफी गंभीर होते हैं और सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन वगैरह पर असर डाल सकते हैं। अब वैश्विक स्तर पर थोड़ी सैन्य गतिविधियों की बात करें। अमेरिका और रूस दोनों ने मिसाइल परीक्षण किए हैं। जी, अमेरिकी वायुसेना ने कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से एक मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया। ये निहत्था था, मतलब इसमें वॉरहेड नहीं था। ये उनके परमाणु तैयारी कार्यक्रम का नियमित हिस्सा है। और रूस ने भी हाल ही में 22 अक्टूबर को एक यार्स ICBM का सफल परीक्षण किया था। तो हाँ, दोनों प्रमुख शक्तियां अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही हैं। ये परीक्षण मौजूदा वैश्विक तनाव को भी दर्शाते हैं। अच्छा, भारत के रक्षा क्षेत्र से भी एक अहम समझौता हुआ है HAL और GE एरोस्पेस के बीच। हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने जनरल इलेक्ट्रिक GE एरोस्पेस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। ये समझौता हाल के तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mk1A के दूसरे बैच के लिए इंजन खरीदने का है। कौन से इंजन? 113 F404 GN20 जेट इंजन खरीदे जाएंगे। ये इंजन तेजस Mk1A को जरूरी शक्ति देंगे। ये तेजस कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अहम डील है। बिल्कुल, तेजस कार्यक्रम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब जापान चलते हैं। वहाँ भूतिया पौधों यानी घोस्ट प्लांट्स के बारे में कुछ पता चला है। ये क्या होते हैं? हाँ, ये बड़े अनोखे पौधे हैं। इन्हें जापान के घोस्ट प्लांट्स कहा जाता है। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं तो ये खाना कैसे बनाते हैं? यही तो खास बात है। वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसके बजाय वो अपना पोषण जमीन के नीचे फैले हुए फंगस मतलब कवक के नेटवर्क से लेते हैं और वो फंगस खुद पेड़ों से जुड़े होते हैं। अच्छा, तो ये पौधों पर नहीं फंगस पर निर्भर है? हाँ, एक तरह से ये उन फंगस पर परजीवी होते हैं। इन्हें माइकोहेट्रोट्रोफिक कहा जाता है। उनके परागण यानी पॉलिनेशन के तरीके और प्रजनन की रणनीतियां भी बहुत अलग होती हैं, जो उन्हें घने अंधेरे जंगलों में भी पनपने देती हैं। प्रकृति में भी कैसे कैसे अजूबे हैं, बिना धूप के जीने वाले पौधे। चलिए अब आज की आखिरी खबर लेते हैं गुवाहाटी से। वहां आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए कोई सहजीवन परियोजना शुरू हुई है। जी,
गुवाहाटी नगर निगम जीएमसी ने सहजीवन नाम से एक नई परियोजना लॉन्च की है। इसका मकसद है शहर में आवारा कुत्तों की आबादी को मैनेज करना, लेकिन एक खास नजरिए से वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ, इसका क्या मतलब है? वन हेल्थ का मतलब है कि इंसानों का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो कुत्तों की समस्या का हल निकालते समय इन तीनों का ध्यान रखना। इस प्रोजेक्ट में कुत्तों की नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, लोगों में जागरूकता फैलाना और समुदाय को साथ लेकर काम करना शामिल है। मतलब एक व्यापक रणनीति। हाँ, ताकि इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित और स्वस्थ रह सके एक साथ। सहजीवन का यही मतलब है। बहुत अच्छी पहल है ये। तो ये थी इस सप्ताह की कुछ प्रमुख सुर्खियां। विज्ञान, पर्यावरण, खेल, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय विकास, काफी कुछ हुआ। निश्चित रूप से ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और भारत भी इन बदलावों के साथ कैसे कदम मिला रहा है। कहीं नेतृत्व कर रहा है तो कहीं चुनौतियों का सामना कर रहा है। हर खबर अपने आप में अहम है और कहीं ना कहीं दूसरों से जुड़ी भी है। अगर आपको ये करंट अफेयर्स सीरीज फायदेमंद लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो या टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट ज़रूर करें। साथ ही वन डे एग्जाम मेंस का रिलेटेड हमारा पॉडकास्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।